आज का हमारा टॉपिक ये है फ़ारसी में हरूफ तहजी कितने हैं और क्या क्या हैं। सबक को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी फ़ारसी सीखना चाहता है वो बिल्कुल फ्री है। फ्री में जो सीखना चाहता है वो इसको ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और हम बिल्कुल बेसिक से ही फ़ारसी को सीखेंगे और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अब कंटिन्यू मैं एक एक वीडियो अपलोड करता रहूँगा और बिल्कुल हम बेसिक से सीखेंगे। जैसे कि फ़ारसी के हरूफ तहजीर से शुरू होके ग्रामर में जो इसमें मारिफा, इसमें नकीरा, हर एक किस्में, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन इंग्लिश में भी दिया जाएगा और फ़ारसी में भी दिया जाएगा उनकी डेफिनेशन के समेत। और इसके साथ साथ हम इसका जो वोकैब है वो भी हर टॉपिक के साथ तकरीबन 5-5 अल्फाज दिए जाएंगे जो हम याद करेंगे, ताकि जब हम टेंसेस को पढ़ेंगे, जब हम जुमले बनाने सीखेंगे तो उस टाइम वो हमें काम आ जाए। चलिए ये वाला टॉपिक हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हरूफ तहजी है, तो इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि हरूफ तहजी में फ़ारसी में कितने अल्फाज होते हैं। ये हमारा एक है एलिफ और दूसरा एलिफ मद, इसको आ पढ़ते हैं, एलिफ मद आ और एलिफ। दूसरा हमें है ये बे है, ये वाला, इसे बे, ये बनेगा पे, ये ते। ये जो टे है ये सिर्फ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़ारसी में टे का इस्तेमाल नहीं होता है। फ़ारसी में हम टे इस्तेमाल नहीं करते हैं। से है, ये फ़ारसी में इस्तेमाल करते हैं। जीम, चे, हे, खे, दाल और इसके अलावा ये है डाल। ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, फ़ारसी में इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इसके साथ आगे जो दिए गए हैं ज़ाल है। ज़ाल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये ज़ाल है। रे, अड़े है, ये हम फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और कौन सी चीज़ नहीं करते हैं। ये जे है, जे, सीन, शीन, सौद, दौद, तो, जो या तोय और जोय भी पढ़ते हैं, एन, और यह आया हमारा गैन। ये फे, काफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा, छोटी ए और ये बड़ी ए है। तो बड़ी ए भी फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होती है। तो कितने अल्फाज फ़ारसी के उर्दू के फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो सबसे पहला इसमें टे आएगा, डाल, अड़े और बड़ी ये 4 अल्फाज जो है फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इसमें 4 अल्फाज हमने दिए हैं, यहाँ लिखते भी हैं। एक टे है, डाल है, अड़े है और बड़ी है। ये 4 अल्फाज जो है फ़ारसी में इस्तेमाल नहीं होते हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। यहाँ से नीचे ये जो बेसिक फ़ारसी यहाँ दी गई है, जैसे कि इसमें मन है। फ़ारसी बोलने के लिए इन 6 अल्फाज का जानना ज़रूरी है, इनका समझना ज़रूरी है और इनके मीनिंग का आना ज़रूरी है कि इसमें इनके मतलब क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। वो तो हम आगे भी सीखेंगे,
लेकिन यहाँ कम से कम इतना याद होना चाहिए कि मन का मतलब क्या है। मन में आई इंग्लिश में कहते हैं। और अगर हमने इसका सेंटेंस बनाना हो, जैसे कि मन खूबम, यानी कि मैं ठीक हूँ। इसी तरह माँ का इस्तेमाल होता है, तो माँ का मतलब होता है हम। माँ का मतलब हम है, और माँ का इस्तेमाल हम करते हैं इसका मतलब है हम, यानी कि वी। और अगर हमने इसका जुमला बनाना हो तो माँ खूबीम, ये और मीम इसमें बढ़ा देते हैं, ये और मीम इसका बढ़ा दिया जाता है, और इसमें मीम बढ़ा दिया जाता है। तुम का इस्तेमाल होता है, तुम का मतलब तुम, या आप भी इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में यू है, यानी तुम खूबी। शुमा का इस्तेमाल है आपके लिए, और यू आएगा यहाँ भी, यानी कि शुमा खूबीर। इसी तरह ऊ का वो होता है, ऊ का मतलब वो, और ही और शी के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ही और शी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में ही और शी आता है, और फारसी में ऊ का इस्तेमाल करते हैं। ऊ का मतलब होता है वो, इंग्लिश में कहें तो ही और शी। ओ खूब हंस, क्या वो ठीक है। इसी तरह आन्हा है आन्हा है, तो आन्हा का मतलब वो सब, आन्हा का मतलब वो सब दे। अब अगर इसका सेंटेंस बनाना हो तो आन्हा खूब हस्तंद, क्या वो सब ठीक हैं। तो इस तरह ये जुमले बनते हैं फारसी में। आज के लिए ये इतना काफ़ी है। कल से हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे अपना पर्शियन ग्रामर का पोर्शन, जिसमें हम सबसे पहले फ़ारसी के नज़रिए से देखा जाए तो कलमा किसे कहते हैं, कलमा की कितनी किस्में हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहीं से आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि बेसिक हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जब तक ना हम बेसिक को समझ पाएँ हम सेंटेंस को नहीं समझ पाएंगे कि किस तरह हमने सेंटेंस बनाना है, हमने किस तरह जुमला बनाना है। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों को समझने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले बेसिक का समझना ज़रूरी है। और बेसिक के साथ साथ आप सबको ये कोशिश करनी है कि हमारी पर्शियन की जो वोकैब है वो किस तरह हमारी स्ट्रांग हो जाए, हम किस तरह एक एक वर्ड को समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि गिलास है तो गिलास, संदली कुर्सी है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो अगर हम कोशिश करें कि घर के अंदर भी जितनी सारी चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों के फ़ारसी में इसे क्या कहते हैं, तो ये घर में बैठ के भी इंसान अगर कोशिश करे कि जो भी चीज़ हमारे सामने नज़र आ रही है तो उनको फ़ारसी में क्या कहते हैं, इनकी कोशिश करनी है, इनको याद करना है कि अच्छा इसे फ़ारसी में ये कहते हैं, इसे फ़ारसी में ये कहते हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि बहुत जल्द सेंटेंस बनाने, जो सेंटेंस बनाए जाते हैं वो भी समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक वर्ड का पता होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं, मन का मतलब अगर मुझे पता है, मन का मतलब होता है मैं, और खूब का मतलब क्या है, खूब का मतलब होता है अच्छा, और मीम जो यहाँ बढ़ाया गया है ये मन की तरफ इशारा करता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए आखिर पे मीम बढ़ा दिया। अब मन खूब, मैं अच्छा, और मीम बढ़ा दिया तो मन खूबम, मैं अच्छा हूँ। तो यही अल्फाज अगर हमें इनकी वोकेबलरी अच्छी है, इनके मीनिंग पता है, तो हम आसानी से सेंटेंस को समझ भी सकते हैं और उनको जोड़ना भी समझ जाएंगे कि किस तरह जोड़ना है, किस तरह सेंटेंस बनाना है, या अगर सेंटेंस बड़ा है तो उसका मतलब निकालना भी हमारे लिए आसान होगा। चलिए मिलते हैं अगले सबक में। कल से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कल में से हम शुरू करेंगे जो भी हम सीखना चाहते हैं, फ़ारसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, इसके साथ साथ दूसरी जो लैंग्वेजें हैं वो भी हम उसके साथ साथ सीखेंगे करने वाले हैं। कलमा किसे कहते हैं और इसकी तारीफ़ क्या है, फ़ारसी में इसकी तारीफ़ क्या है। शुरू करते हैं आज ये टॉपिक। कलमा
जो है इसका मजमुआ दो या चंद हरफहारा की बराए तकमील मानी बेकार बुर्द आरा कलमा या वाजे मीनामंद। तो इसका उर्दू में इसका तर्जुमा क्या है कि लफ्ज़ जो है दो या चंद हरूफ के या हर्फ के मजमुआ को जो किसी मानी की तकमील के लिए इस्तेमाल हो उसे कलमा या वाजह कहते हैं। यानी कि मजमुआ दो या चंद हरफहारा की बराए तकमील मानी बेकार बुर्द, यहाँ तक ये एक जुमला बनता है। अब मजमुआ दो या चंद हरफहा यानी कि दो या चंद हरूफ का एक मजमुआ की बराए तकमील मानी बेकार आया कि जो किसी मानी की तकमील के लिए इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? आरा कलमा या वाजे मीनामंद, उसे कलमा या वाजे कहते हैं। जैसे कि इसकी मिसालें दी गई है वर्ड की। मिसाल क्या है? सबसे पहले हफ्ता गुज़श्ते यानी कि पिछले हफ्ते। तो ये क्या बना? ये कलमा है। दो या चंद हरूफ मिलके कलमा बनता है, लफ्ज़ बनता है। जैसे लास्ट वीक, ये वर्ड बन गया। ग्रिसने, ग्रिसने का मतलब होता है भूखा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? हंगरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हंगरी कहेंगे। और आगे है दर। दर का मानी होता है दरवाज़ा यानी डोर। खुर्दन का मतलब होता है खाना, और यहाँ आब का मतलब होता है पानी। नौशीदन का मतलब पीना। तो खुर्दन आब या आब नौशीदन दोनों का यहाँ पीना आएगा। जैसे कि चाय में नौशीदम आता है या चाय में खुर्दम भी आएगा, तो दोनों जगह ये इस्तेमाल होता है, चाहे मैं चाय खा रहा हूँ या चाय पी रहा हूँ। ईरानी जो है वो ज़्यादातर चाय में नौशीदन या चाय में खुर्दम या खुर्दन जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो खुर्दन का वो इस्तेमाल करते हैं। गुर्ग का मतलब होता है भेड़िया यानी वुल्फ, और हफ्त कहते हैं फ़ारसी में 7 को। हफ्त कहते हैं 7 यानी 7 को। ये हमारे कुछ वर्ड दिए हैं कलमे के मुतालिक, लफ्ज़ के मुतालिक कि लफ्ज़ किसे कहा जाता है। ये तो ज़्यादातर पता भी है कि कलमा किसे कहते हैं। अब इसकी अलग अलग किस्में दी गई हैं कि कलमे की 2 किस्में हैं, कलमा और मुहमिल जिसे कहा जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि कलमा किसे कहते हैं और फ़ारसी में इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको याद करना है। याद इसलिए करना है ताकि इससे हम जो भी सेंटेंस है उन सेंटेंस को हम सीख सकें कि किस तरह हम सेंटेंस बना पाएँ। मजमुआ दो या चंद हरफहारा की बराए तकमील मानी बेकार बुर्द आरा कलमा या वाजे मीनामंद। और इसके अलावा दूसरा जो हमने आज पढ़ना है वो आदाद है। वो क्या है कि नंबर्स यानी आदाद या अदद। अदद क्या है कि फ़ारसी में बहुत सारों को इनके आदाद और शुमार का पता नहीं है कि किस तरह हम फ़ारसी में जैसे 1 2 है या 1 2 3 है, तो इसे फ़ारसी में क्या कहते हैं या किस तरह हम ये लिख पाएंगे। कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड अगर हमने लिखना हो तो उसको हम कैसे लिखें। चलिए हम पहला इसमें हम तकरीबन 30 तक गिनती पढ़ेंगे कि किस तरह 30 तक हम फ़ारसी में ये लिखते हैं या तैयार करते हैं, और उसके बाद आगे के जो वर्ड हैं वो किस तरह बन पाएंगे। इसके लिए मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह हम, अगर हमें 30 तक फ़ारसी के ये तैयार हैं तो हम आसानी से 100 200 1000 चाहे फिर जहाँ तक भी हमने फ़ारसी में आदाद और शुमार जितने भी हैं वो लिखने हो, हम आसानी से लिख भी सकते हैं और वो बोल भी सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 110 है तो यक सदो देह बनेगा। अब देह क्या है? देह कहते हैं 10 को, और यक कहते हैं 1 को, सद कहते हैं 100 को। तो ये आसानी से फिर हम कोई भी हम जैसे कि आदाद है वो हम आसानी से बना सकते हैं, लिख सकते हैं।
लेकिन इसके लिए कम से कम 30 तक हमें जानना ज़रूरी है कि 1 से 30 तक फ़ारसी में जो आदाद हैं वो हमें अच्छे से तैयार होने चाहिए, तब जाके हम आगे के जो भी जुमले हैं या आदाद हैं वो हम लिख सकें। सबसे पहले क्या है, येक का मतलब एक यानी 1। फिर है दो का मतलब 2 यानी 2। सह कहते हैं 3 को यानी 3। चार कहते हैं 4 को, 4। और 5 कहते हैं 5 को यानी 5। और शश कहते हैं 6 को यानी 6। और हफ्त कहते हैं हम 7 को यानी 7। और हश्त कहते हैं हम, हश्त किसे कहते हैं 8 को यानी 8। नोह कहते हैं 9 को यानी 9। और दह कहते हैं 10 को यानी ये बनेगा 10। और इसी तरह याजदे हम 11 को कहते हैं 11। दवाजदे कहते हैं 12 को यानी 12। सीजदे कहते हैं 13 को यानी 13। और चहारदे कहते हैं हम 14 को यानी 14। और पाँचदे कहते हैं हम 15 को यानी ये क्या आएगा 15। और इसके बाद नीचे है 16 को हम शांजदे कहते हैं, 16 को हम शांजदे कहते हैं। 17 हफ्ते कहते हैं 17। 18 को हिजदे कहते हैं। और 19 को हम नूजदे कहते हैं फ़ारसी में 19। और 20 को क्या कहा जाएगा 20 को 20 यानी 20। अब देखिए यहाँ से नीचे इतना तो ये याद करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से नीचे किस तरह हमें याद रखना है। जैसे कि यहाँ 20 हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि 20। अब 21 22 वही 1 2 हमने इसको ऐड किया लास्ट तक 30 तक, हमने 29 तक इसमें 1 1 आगे जो है ये ऐड कर दिया। जैसे कि 20 था इसमें 7 मिला लिया तो 27 बन गया। इसी तरह 20 है तो 8 मिला लिया तो 28 बन गया। इसी तरह फ़ारसी में भी है, जैसे 20 है तो 20 को 1 मिला लिया तो 20 तो 1 बने, 20 तो 2 बनेगा 22, 20 तो सह बनेगा 23। और 20 तो 4 बनेगा 24, 20 तो 5 बनेगा 25 यानी 25। 20 तो शश बनेगा 26 यानी 26। 20 तो हफ्त क्या बनेगा 27 यानी 27। और 20 तो हश्त क्या बनेगा 28। और 20 तो नुह बना 30, 20 तो नुह बना 30। और सी कहते हैं 30 को, 20 तो नुह कहते हैं 29 को यानी 29 को। तो 20 तो नुह और सी। अब देखो यहाँ से आगे अगर हमें देखना हो कि किस तरह हम इसको मिला सकते हैं आगे, तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा, यहाँ हमने 20 तो 1 से शुरू किया और 21। इसी तरह जैसे हमारे पास 30 है तो 30 से नीचे मान लीजिए यहाँ हमने अगर 31 लिखना हो, 31 लिखना हो और इसको हम क्या लिखेंगे सीओ यक। इसी तरह यहाँ भी इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ वाव इसमें ऐड होता है। 20 तो हश। इसी तरह ये भी सीओ यक बनेगा, सीओ यक। या अगर वाव हम इस्तेमाल न भी करें फिर भी ये सीओ यक पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरह सीओ यक है। और आगे हमने इसमें क्या सीओ यक, सीओ दो, सीओ सह, 4 5 शश। इसी तरह सीओ नु। और 40 को हम क्या कहते हैं, 40 को हम कहते हैं चहल, 40 को हम चहल कहते हैं। और 50 को हम पंजा कहते हैं। और 60 को हम शस्त कहते हैं। और 70 को हम हफ्ताद कहते हैं। और 80 को हम हश्ताद कहते हैं। 90 को नवद। और 100 को हम सद कहते हैं। तो ये हमें याद रखना ज़रूरी है कि इसे हम क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आगे
क्या है कि चहल 50 शस्त, चहल 40 को कहा जाएगा, चलिए मैं ये लिख भी देता हूँ, 40 को, और 50 को कहा जाता है, शस्त जो है वो 60 को कहा जाता है, हफ्ताद जो है वो 70 को, हश्ताद कहते हैं 80 को, और नवद कहते हैं 90 को, और सद जो कहा जाएगा वो 100 को कहा जाएगा। ठीक है। अब अगर चहल 40 से 50 तक हमने फ़ारसी में लिखना हो तो वो यही चीज़ें हमने ऐड करनी है, यक, दो, सह, चार, पंज, शश, हफ्त, हश्त, नु, और आखिर पे पंजा आएगा। यानी कि चहलो यक, चहलो दो, चहलो सह, चहलो चार, चहलो पंज, चहलो शश, चहलो हफ्त, इसी तरह चहलो हश्त, चहलो नु, और पंजा। इसी तरह पंजा के आगे वो वैसे ही उसमें यक दो इसमें ऐड हो जाएगा और 60 तक ऐसे ही पहुंचेगा। तो 60 तक पहुंचने के बाद शस तो यक हम ऐड करेंगे तो वो आगे बढ़ता जाएगा। जब हम 100 तक पहुंचते हैं तो 100 के बाद क्या आएगा, सदो यक, सदो यक, इसी तरह आगे वो बढ़ता जाएगा। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आगे भी याद रखनी है, जैसे कि 1000 को हम हज़ार कहते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते 10,000। तो इस तरह ये हमारा टॉपिक, हम अगर 100 तक भी लिखना सीख गए तो हम आसानी से, जैसे कि 980 अगर लिखना हो, 980 है, 980 को हम 980 है हमारे पास, तो 980 को हम कैसे लिख सकते हैं फ़ारसी में? तो ये क्या बनेगा, 980 980, तो ये 980 बन गया। इसी तरह आपके लिए भी मैं होमवर्क दे देता हूँ कि आप भी वो लिख के लिए आइएगा। जैसे कि अगर 120 है, इसे क्या लिखते हैं, 260 को क्या लिखेंगे हम फ़ारसी में, 600 को क्या लिखेंगे हम फ़ारसी में, 1340 को क्या लिखेंगे, और 2025 को हम क्या लिखेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। मानीदार अल्फाज को कलमा कहते हैं। मानीदार अल्फाज को क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं, यानी कि जिसका मुहमिल कहते हैं। बेमानी अल्फाज को क्या कहते हैं, मुहमिल कहते हैं। जैसे खाना ऊपर लिखा था तो खाना, और यहाँ आएगा शाना, लिख लेते हैं खाना शाना। रोटी, और इसका क्या आएगा, शोटी, रोटी शोटी। तो ये क्या है, जो ये शोटी दिया गया है, ये शोटी है, तो ये क्या है, ये बेमानी अल्फाज है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जिस अल्फाज का कोई मतलब ना हो तो वो मुहमिल कहलाता है, यानी कि मीनिंगलेस साउंड जो होती है उसे मुहमिल कहा जाता है। और इसमें कुछ कलमा यानी साउंड, इसके 3 किस्में हैं। जैसे कि हम ज़माना कहते हैं, ज़माने की 3 किस्में हैं। क्या क्या है, एक होता है माजी, हाल और मुस्तकबिल, या आइंदा भी इसे कहा जाता है। तो इसकी ये 3 किस्में दी गई है। इन 3 किस्मों के ज़रिए ही हम क्या करते हैं, बात कर सकते हैं। किसी भी ज़माने में अगर हमने बात करनी है तो उसमें क्या होता है कि हम यही 3 ज़मानों को मद्देनज़र रख के हम सेंटेंस बनाते हैं। इन्हीं 3 ज़मानों को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। अब मुहमिल जो था, हमने ये समझ लिया कि मुहमिल होता है कि जिसका कोई मानी ना हो, और कलमा होता है जिसका कोई मानी होता है। तो कलमा ही हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ज़माने में। और ज़माने की कितनी किस्में हैं, 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। मुस्तकबिल को आइंदा भी कहा जाता है, और इसमें माजी को पास्ट कहते हैं, हाल को प्रेजेंट, और मुस्तकबिल को फ्यूचर।
ये 3 ज़माने। अब इसमें क्या है कि माजी सबसे पहले, क्योंकि गुज़रा हुआ ज़माना जो होता है वो माजी कहलाता है, जो ज़माना गुज़र गया वो माजी कहलाता है। अब फ़ारसी में गुज़रे हुए ज़माने की कितनी किस्में दी गई हैं वो हमारे सामने यहाँ हैं कि उसकी 6 किस्में दी गई है। माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं। माजी की 6 किस्में हैं। एक है माजी सादा, या इसे ये माजी करीब कहलाता है, और ये माजी बईद है, और ये माजी एहतमाली है, और ये माजी इस्तमरारी है, और माजी तमन्नाई। तो ये 6 ज़माने हमारी पर्शियन लैंग्वेज में दी गई है कि जो गुज़रे हुए ज़माने के बारे में हमें इशारा देते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ें हम इंग्लिश में देखेंगे तो ये सारे माजी में नहीं आते हैं। इसका थोड़ा ख्याल रखना है कि जो चीज़ हम माजी में यहाँ कह रहे हैं कि ये माजी का सीगा है, वो इंग्लिश में क्या होता है। जैसे कि माजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो माजी करीब जो होता है, माजी करीब, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। अब इसमें क्या है कि माजी बईद जो कहलाता है, या माजी मतलब माजी सादा जो होता है, वो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। तो यहाँ थोड़ा मतलब अगर हम देखें तो कन्फ्यूजन सी लगती है कि यार यहाँ अगर ये माजी करीब दिया है तो इंग्लिश में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे आ सकता है ना। और माजी नकली प्रेजेंट परफेक्ट कैसे कहलाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ इतना समझाना था कि माजी करीब क्या है, माजी बईद क्यों जो है पास्ट इंडेफिनिट, माजी मुतलक क्यों है, और माजी इस्तमरारी जो है पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट क्यों है। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ सिर्फ इसके बारे में थोड़ा ये जहन नशीन कर लेना है कि माजी में कितनी किस्में होती हैं। फ़ारसी में माजी में 6 किस्में होती है। इनका ख्याल रखना है कि माजी में 6 किस्में होती है। माजी की 6 किस्में हैं। माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में हैं जो ऊपर दी गई है। अब नीचे है फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में। देखो यहाँ यहीं से हम लैंग्वेज को अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसको तैयार भी कर सकते हैं अच्छे से। क्या है यहाँ? हाल, मुस्तकबिल और आइंदा, यानी कि हाल और मुस्तकबिल की बात हो रही है प्रेजेंट और फ्यूचर में। ये मुजारा हम किस में इस्तेमाल करते हैं? हाल और मुस्तकबिल में। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि माजी में मुजारा का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हाल और मुस्तकबिल में मुजारा का इस्तेमाल होता है। अब मुजारा क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि मुजारा किसे कहते हैं, मुजारा क्या होता है। लेकिन यहाँ ये जहन में रखना है कि मुजारा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ हम हाल और मुस्तकबिल में ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में। अब प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट में मी बढ़ाने से मी और मुजारा, मी प्लस मुजारा, तो वो क्या बनता है? फ़ेले हाल बन जाएगा। और यहाँ खाहद है, खाहद प्लस मुजारा, तो क्या बनेगा? वो मुस्तकबिल बनेगा। खाहद प्लस मुजारा बनाएंगे तो वो मुस्तकबिल बन जाएगा। अब वर्ब है, वर्ब यानी कि फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं, ये भी 2 हैं। ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर में इस्तेमाल होता है, फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं। फ़ेले अम्र क्या होता है? ऑर्डर होता है, यानी कि हम किसी को हुक्म देते हैं तो फ़ारसी में क्या होता है? उसमें बे बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं बेआवुर्द, जिसमें हमें इशारा मिलता है कि ये हमें हुक्म दे रहा है। अब नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में नून या मीम हम बढ़ा देते हैं। नून या मीम हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। किसमें? फ़ारसी में, जिससे हमें ये इशारा मिलता है कि ये फ़ेले नहीं है, यानी कि नहीं की तरफ इशारा किया जा रहा है। यानी कि मत बैठो, मत जाओ, तो इस तरह के जुमले इसमें इस्तेमाल होते हैं। किसमें? इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये फ़ेले अम्र और फ़ेले नहीं में इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं। अब जैसे इसमें थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं फ़ेले हाल को। फ़ेले हाल के लिए सबसे पहले अगर हम गुफ्तन लिखते हैं, गुफ्तन क्या है? गुफ्तन क्या है? गुफ्तन मस्तर है।
गुफ्तन मस्तर है। गुफ्तन का मतलब होता है कहना, गुफ्तन का मतलब कहना। लेकिन अगर इसे मैंने हाल में लेना हो तो गुफ्तन का हमें सबसे पहले मुजारा पता होना चाहिए। गुफ्तन से नून हटा दो तो क्या बन जाता है? गुफ्त बन गया। गुफ्तन से नून हटा दिया तो क्या बन गया? गुफ्त, यानी कि माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन गया। तो माजी मुतलक हमें पता है कि माजी मुतलक जो होता है वो पास्ट की बात कर रहा है। अगर यहाँ हमने नून हटा दिया तो ये माजी मुतलक बन गया, लेकिन हाल में लाने के लिए इसमें इसी माजी मुतलक को, गुफ्त को हमने मुजारा बनाना है। तो क्या बनेगा? गोयद बनेगा। गोयद बना। अब अगर इसी चीज़ को हमने क्या करना हो, हाल में लाना हो, तो ये क्या बनेगा? मी गोयम, मी गोयम, यानी कि मैं कह रहा हूँ, है ना। तो मीम बढ़ा दिया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि मीम किसकी तरफ इशारा करता है? मन की तरफ, यानी मन का मतलब मैं, मन का मतलब मैं है, यानी कि मैं की तरफ इशारा करता है। यहाँ हमने पढ़ा था मन जो है वो मन खूबम, तो आखिर पे जो मीम इस्तेमाल हुआ, ये मीम किसकी तरफ इशारा करता है? मैं की तरफ इशारा करता है, आई की तरफ इशारा करता है। तो यही यहाँ मैंने इस्तेमाल किया, तो ये क्या बना यहाँ? गोयम, यानी कि मैंने कहा। अब गुफ्त का मतलब कहना होता है और गोयम मैंने कहा, लेकिन किसकी? प्रेजेंट की बात हुई यहाँ। प्रेजेंट की क्यों हुई? क्योंकि मैंने सबसे पहले गुफ्तन को मस्तर माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बनाया, और वाहिद गायब के या माजी मुतलक को मैंने मुजारा में ले लिया। मुजारा में लेने के बाद मी बढ़ाने से ये क्या बना? मी गोयम, यानी कि हाल बन गया। अब अगर इसी को क्या करना है, यही हम आगे लिखते हैं। खाहद की बात कर रहे हैं, तो खाहद में क्या होता है? जब खाहद की बात होती है तो ये क्या बनेगा? खाहद, खाहद, खाहद खांद। खाहद खान का मतलब यानी कि वो पढ़ेगा, वो पढ़ेगा। तो खाहद खांद, क्या खांद जो है ये खानदन से निकला, खानदन, खानदन से खान निकला। यहाँ इसमें मस्दर लिखते हैं। खानदन का मतलब क्या होता है? खानदन का मतलब होता है पढ़ना। खानदन का मतलब होता है पढ़ना। अब खानदन से मुजारा क्या बना? खांद। खानदन से मुजारा खांद बना, और खान से पहले खाहद बढ़ा दिया तो फ्यूचर बन गया, मुस्तकबिल बन गया। तो यहीं से हम सेंटेंस को आसानी से समझ भी सकते हैं कि ये फ्यूचर की बात कर रहा है या प्रेजेंट की बात कर रहा है। और पास्ट की बात कर रहा है तो पास्ट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत समझ लेंगे कि पास्ट क्या है। अब यहाँ बात हो रही है किसकी? फ़ेले अम्र की। तो फ़ेले अम्र क्या होता है? हुक्म देना, किसी चीज़ की, किसी चीज़ का हुक्म देना। तो मान लीजिए खानदन को ही हम बे बढ़ा देते हैं, खानदन को ही, खानदन को ही बे बढ़ा दें, बे बेखवा, ठीक है, ये खवा बना, और इसी को हमने बे बढ़ा दिया तो ये क्या बना? बेखवा बना, यानी कि ये फ़ेले अम्र बन गया। इसी तरह अगर हमने नेगेटिव में जाना हो, फ़ेले नहीं में जाना हो, तो फ़ेले नहीं के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? रो का मतलब, रो का मतलब क्या होता है? जाना। तो रो क्या है? ये मुजारा बन गया है, किसका? रवद का। रवद का मुजारा रो बना। अब रो को क्या करते हैं? नून बढ़ा दो तो क्या बनेगा? मत जाओ। ये क्या बनेगा? मत जाओ। रू का मतलब यानी कि रवद से रू बना, और रू को नून बढ़ा दो। रू को नून बढ़ाने से क्या बन गया? ये नून बढ़ाने से नेरू, यानी मत जाओ।
तो ये फ़ैले नहीं बनता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। फ़ारसी में मजमुआ दो या चंद कलमा अस्त की मानी व मकसूदी रा बयान कुनंद, मानी व मकसूदी रा बयान कुनंद आरा जुमला मी गोयंद, आरा जुमला मी गोयंद। कह रहे हैं कि किसी दो या चंद मजमुआ, दो या चंद कलमों का ऐसा मजमुआ है कि मानी व मकसूदी रा बयान कुनंद, जो किसी मानी और मतलब को बयान करता है। आरा जुमला मी गोयंद, उसे क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जैसे उर्दू में भी यहाँ तारीफ़ दी गई है कि दो या चंद कलमों का ऐसा मजमुआ जो किसी मानी और मतलब को बताता है, उसे क्या कहा जाता है? जुमला कहा जाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या दी है सेंटेंस की? अ ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस, विच इज मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि जिसका पूरा मतलब जाहिर होता है उसे जुमला कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा फ़ारसी में कुछ थोड़े से जुमले दिए गए हैं कि जिनको समझना है। जैसे कि यहाँ एक मिसाल दी है। मिसाल क्या है कि इन किताबस्त, इन किताबस्त, ये किताब है। इन का मतलब होता है ये, किताब का मतलब किताब, और अस्त का मतलब होता है, यानी कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक। अब यहाँ है मन मीरावम, मन मीरावम, मैं जाता हूँ। मन का मतलब हमने पहले सबक में पढ़ा था, मन का मतलब होता है मैं। रवम, रफ्तन से रवद निकला, और रवद क्या था? माजी मुतलक का सीगा वाहिद गायब बन जाता है, और रवम क्या बनेगा? वो मुतकल्लिम बन जाता है। तो रवम यानी कि फ़ेल हाल का जमा वाहिद मुतकल्लिम बन जाता है। मन मीरवम यानी कि मैं जाता हूँ, तो वाहिद मुतकल्लिम कलाम करने वाला जो होता है वो वाहिद मुतकल्लिम कहलाएगा। तो मन मीरवम मैं जाता हूँ यानी आई गो। ऊ यक किताब दारद, ऊ यक किताब दारद, उसके पास एक किताब है। ऊ का मतलब होता है वो या उस, यक किताब एक किताब, दारद, दारद का मतलब होता है रखना, यानी कि वो एक किताब रखता है। अब अगर अब ये लिखते हैं कि ये किताब किसकी है, ये किताब किस, ये किताब किसकी है, तो इसका क्या बनेगा? इन किताब की अस्त, या हम ये लिख सकते हैं इन किताब कीस्त। ये क्वेश्चन बना। और अगर यही हमने इंग्लिश में लिखना हो तो इंग्लिश में क्या आ सकता है? क्योंकि क्वेश्चन है तो ये बनेगा हुज बुक इज दिस। अब दूसरा इसमें लिख सकते हैं वो कौन है। अभी मैं सिर्फ ये क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कि वो कौन है, तो क्या आएगा? ऊ कीस्त, ऊ कीस्त यानी कि वो कौन है। और इंग्लिश में क्या आएगा? हु इज़ ही, हु इज़ ही। अब लिख सकते हैं कि आपके वालिद का नाम क्या है, तो क्या आएगा इसका? इसमें पिदरे शुमा
चीस्त, इसमें पिदरे शुमा चीस्त। और इंग्लिश में क्या आ सकता है? व्हाट इज़ योर फादर नेम, व्हाट इज़ योर फादर। जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या आएगा? मन ब दबीरिस्तान मी रवम। क्यों? मन में की बात आई तो रवम आया, और हाल की बात हो रही है तो मी रवम आया। और क्या आ सकता है इंग्लिश में? आई गो टू स्कूल। तो इस तरह ये क्या है? सबसे पहले हम लिख सकते हैं की का मतलब क्या आएगा? की का मतलब आएगा कौन? खुदाम। खुदाम का मतलब कौन भी आ सकता है, किस भी आ सकता है, और जो भी आ सकता है। इन तीनों का एक ही मीनिंग आ सकता है। कि या च वक्त, इसका मीनिंग क्या आएगा? कब या जब। इसी तरह चिरा कैसे, किस तरह या क्यों। खुजा का मतलब क्या आएगा? कहाँ। और इसके अलावा हम एक और लिख सकते हैं इसमें, कू का मतलब भी कहाँ। चुन का मतलब क्या आएगा? जब आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा। चुगोने का मतलब आएगा कैसा या कैसे। तो इस तरह ये आपको तैयार करने हैं, थोड़े से इसमें मीनिंग मैंने दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी ये सारे, और इसके साथ साथ हमें इंग्लिश सीखने में भी आसानी हो। चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।